नमस्कार मित्रों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मैथ्स पेडागोजी के जो वैकल्पिक क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप सभी के कमेंट्स देखकर पता लग रहा है कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आ रही है और आप इसी तरह कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रेरित करते रहें जिससे कि हम और भी अच्छा कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है इकाई आयोजना शिक्षकों के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इकाई आयोजना कहलाती क्या है। इकाई आयोजना को हम इकाई योजना भी बोल सकते हैं। अब ये है क्या इकाई योजना, उसके बारे में हम थोड़ा समझ लें। टीचर जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक होते हैं उनको इकाइयों के माध्यम से पढ़ाता है। क्लास में बहुत सारी इकाई से मिलकर एक पाठ्य पुस्तक तैयार होती है। तो जैसे कि 10 इकाइयाँ दी गई हैं किसी पाठ्य पुस्तक में, तो पहली इकाई पढ़ाना है तो जिस इकाई को पढ़ाना है उससे संबंधित जो शिक्षक है वो योजना तैयार करेगा। डायरेक्टली वो क्लास में पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेगा। और अगर डायरेक्टली कोई टीचर क्लास में जाकर पढ़ाता है तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहले उसकी एक योजना तैयार की जानी चाहिए, पूर्व योजना तैयार की जानी चाहिए, जो कि क्लास लेने से पहले घर पर या फिर वहीं स्कूल में टीचर द्वारा तैयार की जाती है। इस योजना के माध्यम से जो टीचर है वो उस इकाई से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो खुद देखता है, समझता है, उसमें किस प्रकार की शिक्षण विधि के माध्यम से उसको छात्रों को पढ़ाना है ये डिसीजन लेता है। तो इस तरह की जो योजना तैयार की जाती है इकाई को पढ़ाने के लिए, उस योजना को क्या बोला जाता है? इकाई योजना। इसका उद्देश्य यही होता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से छात्रों को अपनी बात समझा पाए और जो छात्र हैं वो सभी छात्र अपने माइंड में वो बात बिठा पाएँ अच्छे से। ये इकाई योजना का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इकाई योजना शिक्षकों के लिए उपयोगी है। इसका विकल्प हम देख लेते हैं। पहला विकल्प लिखा हुआ है विविध संकल्पनाओं के शिक्षण का व्यवस्थित और संतुलित तरीका है, शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है, समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन करता है, या उपर्युक्त सभी प्रकार से। देखिए इकाई आयोजना शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो विविध संकल्पनाओं के शिक्षण का व्यवस्थित और संतुलित तरीका भी है ये। इसके माध्यम से विविध प्रकार की जो संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो शिक्षक अपने अंदर व्यवस्थित कर सकता है और संतुलित तरीके से उनको प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा शिक्षार्थियों की प्रगति का ये मूल्यांकन भी करता है और समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन भी करता है। यानी कि तीनों चीज़ें जो है वो सही दी गई हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है पाठ आयोजना की परिसीमाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए क्या शामिल नहीं है पाठ योजना में, वो आपको बताना है। तो पहला विकल्प लिखा है यह शिक्षण को व्यवस्थित परंतु अनम्य बनाती है। दूसरा विकल्प लिखा हुआ है यदि इसका कठोरता से पालन किया जाए तो शिक्षक के लिए नई सूझों की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सी लिखा हुआ है इस पर अत्यधिक बल पाठ को नेमी नहीं बनाता है। या फिर यह प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अच्छा है, अनुभवी शिक्षक संरक्षित कक्षा व्यवहारों में सामान्यतः कम निष्ठा रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है पाठ योजना की बात की गई है और पाठ योजना की एक लिमिटेशंस होती हैं, उनमें क्या शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं। पहले विकल्प में लिखा है यह शिक्षण को व्यवस्थित परंतु अनम्य बनाती है, तो ये इसकी लिमिटेशन में आता है पाठ्य योजना की, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यदि इसका कठोरता से पालन किया जाए तो शिक्षक के लिए नई सूझों की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, तो ये भी अच्छी बात है। अगर हम मतलब कि शिक्षक जो है वो कठोरता से पालन करता है तो फिर शिक्षक के लिए नई सूझों की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो ये भी पाठ्य योजना की एक परिसीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन हमें क्या सिलेक्ट करना है? जो सम्मिलित नहीं है। विकल्प सी में लिखा हुआ है इस पर अत्यधिक बल पाठ को नेमी नहीं बनाता है। ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि जो पाठ्य योजना है उसके माध्यम से जो पाठ्य योजना के माध्यम से जो पाठ है वो अत्यधिक अगर इस पर बल दिया जाए तो ये पाठ को नेमी बनाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नेमी नहीं बनाता है, तो ये चीज़ सम्मिलित नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कोई छात्र 5050 को
550 लिखता है, इसका अर्थ है, देखिए समझिए, 5050 मतलब कि इसमें कितने अंक होंगे, 1000 तक जा रहा है तो 4 अंक होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 5050 को जब हम अंकों में लिखेंगे तो क्या आएगा, 5050, इस तरह से आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5050। लेकिन वो क्या लिख रहा है इसको, 550। अब इसमें कितने अंक हो रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये लिखा हुआ है 550, यानी कि वो गलती कर रहा है। और किस प्रकार की गलती है ये, स्थानीय मान की अवधारणा उसके अंदर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट होती तो बालक जान पाता कि 1000 तक संख्या जाती है तो उसमें कितने अंक होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। संख्याओं का ज्ञान नहीं है, संख्याओं का ज्ञान तो है, गणित का ज्ञान नहीं, गणित का भी ज्ञान है, और जोड़ का ज्ञान नहीं है तो जोड़ का भी ज्ञान है, लेकिन स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, इस कारण से उसने बीच का ये जो 0 है वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। देखिए भिन्न की जो संकल्पना है उससे परिचय कराना है शिक्षक को छात्रों को, तो किस चीज़ से प्रारंभ करेगा, विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर जहाँ b इज नॉट इक्वल 0, और या फिर उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। देखिए चारों विकल्प में से सबसे ज़्यादा उपयुक्त काम क्या है भिन्नों की संकल्पना से परिचय कराने के लिए, अभी केवल परिचय कराना है। तो अगर परिचय कराना है तो अगर उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके भिन्नात्मक भागों की अगर पहचान कराई जाए तो ज़्यादा अच्छे से भिन्न की संकल्पना को विकसित कराया जा सकता है छात्रों के अंदर। अगर हम गणित को दैनिक जीवन से या फिर खेल से जोड़ देते हैं तो छात्र गणित में अधिक अच्छे से रुचि लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, और उनके अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थायी रूप से उनमें विद्यमान हो जाती है। तो अगर भिन्नों की संकल्पना से परिचय कराया जाना है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, आसपास की जो वस्तुएं हैं उसके भिन्नात्मक भागों की पहचान कराई जाए। जैसे कि 3 आम हैं और 4 लोग हैं, 3 आमों को 4 लोगों में बांटना है, या फिर ऐसा कहें कि 2 आम हैं और 4 लोगों में बांटना है तो कितना कितना मिलेगा, 2 आम हैं और बांटना कितने में है, 4 में, तो बांटना मतलब बटे, ठीक है, 2 आमों को कितने में बांटना है, 4 में, तो बटे में कितना आएगा, 4, बटे का मतलब होता है बांटना, तो 2 को बांटना है 4 में, यानी कि 2/4, तो कितना कितना मिलेगा, 1/2, यानी कि आधा आधा आम मिलेगा। तो इस तरीके से अगर समझाया जाता है तो छात्र अच्छे से सीख लेते हैं और कॉन्सेप्ट उनके अंदर अच्छे से विकसित हो जाता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, गणित की प्रकृति का मान होगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। गणित की जो प्रकृति है वो ना तो सजावटी है, ना कठिन है, ना ही सामान्य के लिए है। गणित की जो प्रकृति है वो है तार्किक, तर्क शक्ति का विकास होता है गणित के माध्यम से। गणित जो है एक प्रकार का मस्तिष्क का व्यायाम कराता है और तर्क शक्ति का विकास करता है। इस कारण से गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, तार्किक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित मतलब कि स्वयं से शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। भारतीय भी थे और गणित से रिलेटेड भी थे और प्रतिभावान व्यक्ति भी थे। कौन सी सदी के, 20वीं सदी के, यानी कि आर्यभट्ट ये तो नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत पहले हुए थे। श्रीधराचार्य भी 20वीं सदी के नहीं हैं और हरिश्चंद्र भी 20वीं सदी के नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन जो है वो भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहे हैं, अधिकतर हैं भारतीय मूल के और मैथमेटिशियन रहे, प्रतिभावान व्यक्ति भी थे और 20वीं सदी के थे। इन्होंने रामानुजन संख्या के बारे में वर्णन किया है। रामानुजन संख्या आपको याद रखना है कि श्रीनिवास रामानुजन का योगदान किसके अंतर्गत है, रामानुजन संख्या के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। देखो, सुनो
और समझो, मतलब देखना भी है, सुनना भी और समझना भी है। तो व्याख्यान विधि तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें केवल सुना जाता है, ना देखा जाता है और ना समझा जाता है। कुछ हद तक समझ भी लेते हैं छात्र व्याख्या जब शिक्षक करता है, लेकिन यहाँ पर देखने लायक कुछ नहीं होता है। अनुसंधान विधि, इसमें खोज की जाती है, तो सुनने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल देख के करना पड़ता है अनुसंधान। और प्रयोगशाला विधि में भी देखने और करने की बात होती है, लेकिन जो प्रदर्शन विधि है इसमें किसी मॉडल वगैरह के माध्यम से जो शिक्षक हैं वो प्रस्तुतिकरण देते हैं क्लास में, तो छात्र उन प्रस्तुतियों को देखते हैं और शिक्षक उसके बारे में जो डिटेल से इन्फॉर्मेशन देता है वो सुनते हैं और क्या करते हैं, समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। देखिए, कोई छात्र जो है गणित से डर रहा है और बार बार उसमें फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, उसकी गणित कमज़ोर है, तो इसमें क्या एक्स फैक्टर होगा, क्या प्रमुख कारण होगा, कारण नहीं होगा, वो हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो कक्ष के अनुभव ये मैटर करता है, ये कारण हो सकता है, क्योंकि कक्ष का जो अनुभव है वो अगर संतुलित नहीं है तो फिर गणित से भयभीत होगा छात्र और उसमें असफल भी होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें जो कारण नहीं है वो चिन्हित करना है। प्रतीकात्मक संकेत, अगर छात्र गणित से संबंधित जो प्रतीक हैं, संकेत हैं, प्लस माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत, बटे, इस तरह के जो चिन्ह हैं जो इनसे अगर अपरिचित है या फिर समस्या उत्पन्न होती है तो वो गणित से डरेगा, तो ये भी कारण के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। गणित की संरचना, अगर गणित की संरचना से भली भांति परिचित नहीं है छात्र तो भी वो गणित से भयभीत होगा और उसमें असफल होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आपको क्या बताना है, जो कारण नहीं है, तो लैंगिक भेदभाव जो है वो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए एक कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि लिंग के आधार पे ही गणित से छात्र भयभीत हो। ऐसा नहीं है कि लड़के गणित में, सभी लड़के गणित में इंटेलिजेंट हों और सभी लड़कियां गणित में क्या हों, वीक हों। लड़के भी वीक हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं गणित में, इसी तरह से लड़कियां भी वीक हो सकती हैं। कुछ लड़कियां वीक हो सकती हैं लेकिन कुछ इंटेलिजेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव नहीं होता है गणित में, जिसके आधार पे हम ये तय कर सकें कि वो छात्र गणित से भयभीत हो रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए, मतलब 29 का 4 में गुणा करना है। एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 उतारा तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। देखिए, उसको करना था 29 का गुणा 4 में, लेकिन उसने क्वेश्चन गलत लिख लिया। 9 की जगह कौन सा अंक लिख लिया, 7 अंक लिख लिया है और उसका गुणा करके बता दिया कितना आता है, 108। अब विकल्प देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। बी, उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह की गलती करता है कोई छात्र, वैसे उसने गुणा सही किया हुआ है, गुणा में किसी प्रकार की गलती नहीं की हुई है, लेकिन गलती क्या की है, उसने बोर्ड पे से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 1 अंक गड़बड़ कर दिया है। तो अगर विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसने क्वेश्चन सही तरीके से हल किया है, तो 0 अंक नहीं दे सकते हैं। आगे लिखा हुआ है उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। उस विद्यार्थी को 5 में से 2 अंक देना चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। छात्र ने 29 को 27 क्यों लिखा, दृष्टि बाधित है क्या छात्र, या फिर उसके दिमाग में और कोई बात चल रही है जिस वजह से उसने अंक गलत लिखा, या फिर शिक्षक द्वारा बनाया गया जो अंक है वो उसको सही तरीके से समझ नहीं आया, 9 का 7 समझ आया। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले ये कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत
क्यों लिखा, और फिर चूंकि उसने उत्तर सही किया है तो उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। देखिए गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें एक शाखा है सांख्यिकी जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, जिसके अंतर्गत अपन माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, विचलन, मानक विचलन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो प्रसरण के बारे में एनालिसिस जो किया है, प्रसरण का विश्लेषण, ये विधि किसके द्वारा दी गई है, तो ये विधि किसके द्वारा दी गई है, R.A. फिशर। R.A. फिशर जो कि ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे, इनका पूरा नाम है रोनाल्ड एलनर फिशर। R.A. फिशर, रोनाल्ड एलनर फिशर, जो कि ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे और आनुवांशिक विद भी थे। इन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि दी है, तो इनको हम सांख्यिकी विद के नाम से भी जानते हैं। सांख्यिकी विद और आनुवांशिक विद भी थे। कौन? R.A. फिशर। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? आंकना मतलब उसका आकलन करना, जांच करना। तो किस विद्यार्थी में किस चीज़ की जांच करना चाहिए? गणितीय संप्रेषण की, बिना समझे रटने की क्षमता की, शिक्षक को सुनने की क्षमता की, या फिर अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप खुद इसका आंसर बता सकते हैं। तो आपको इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह से हमारा ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।